Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी वजह से होने वाली है बिकॉज आज जो है मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट 13 में ऐड करे हैं। तो आप जब क्लास कंप्लीट करोगे आपको कंप्लीट ये चीज़ें पता चलेंगी। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो जेके पीएसआई में भी आपका कंप्यूटर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज जो आपका करंट अफेयर्स है, तो वो आप जेके पीएसआई स्टूडेंट्स भी ये वीडियोस में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको इससे पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी और करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ बाकी जो क्वेश्चंस इसमें सिर्फ आपके कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस वाले क्वेश्चन होंगे, जो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो आप स्किप कर सकते हो, वो एंड में रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी मैंने सभी आपके जो भी जैसे कि कंपोनेंट है आपके इंग्लिश प्लस कंप्यूटर्स, ठीक है, ये इनके मैंने 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आपके करंट अफेयर्स के भी 15 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इसमें आपने टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं और जो भी बच्चे आज नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप जो है अपना स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। और पहले आप अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करके एंड में जो है आपको पता चलेगा कि आपको इस चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कितना कंटेंट मिलता है पीडीएफ्स के साथ। पीडीएफ का लिंक मैं आपका यहाँ पे ऐड कर दूंगी, पिन कर दूंगी, तो आप वो जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सेल स्टोर्स न्यूमेरिक डेटा एंड टाइम एज। एक्सेल जो है न्यूमेरिक डेटा और टाइम स्टोर करता है, वो किस फॉर्म में करता है? ये आप ऑप्शंस देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सबको ये आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एज नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, योटा बाइट, 1 योटा बाइट इज इक्वल्स टू कितने बाइट्स के बराबर होता है 1 योटा बाइट? जल्दी से ये क्वेश्चन देखिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2⁻80 बाइट्स के बराबर होता है 1 योटा बाइट। तो आपको अगर बता दूं मैं, 1 योटा बाइट जो है ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी का एक मेजर होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 80th पावर अगर आप करोगे तब ये जाके अप्रोक्सीमेटली आपके 1000 ज़ेटा बाइट्स बनेंगे। ठीक है, 1 योटा 1 वाई बी इक्वल टू इतने 1000 येटा बाइट्स आप बोल सकते हो, या फिर 1 ट्रिलियन टेराबाइट्स के बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे 1024 योटा बाइट अगर बन के आपके बनता है एक ब्रोंटो वाइट। ठीक है, ये आप सारा पढ़ लेना। तो बाकी अगर हम इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बिट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 एंड 1। तो ये आप लिख लेना। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ पहले। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, 1 बिट किसके बराबर होता है? आपका बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। ठीक है, उसके बाद एक निबल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। देन आपका एक बाइट की अगर हम बात करें, एक बाइट होता है यहाँ पे 2 निबल्स के बराबर। ठीक है, यानी कि 8 बिट्स के बराबर होता है। और अगर हम बात करें 1 किलोबाइट, 1 केबी किसके बराबर होता है? 2⁻10 बाइट्स। ठीक है, उसके अलावा हम 1 एमबी की बात करें तो आपका होता है 2⁻20। 1 जीबी होता है 2⁻30। तो इसी तरह से ये आपके आगे फर्दर होते हैं। 1 टीबी टेराबाइट आपका होता है 2⁻40। उसके बाद आता है 1 पीबी इज इक्वल्स टू 2⁻50। 1 ईबी इज इक्वल्स टू 2⁻60। तो यहाँ पे लिखने में इशू आता है, माउस से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 जेटा बाइट इज इक्वल्स टू 2⁻70 और 1 योटा बाइट ये आपके बराबर होता है 2⁻80। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारे बाइट्स आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड एमओवी एंड सीएमपी, ये जो निमोनिक्स है ये किस में यूज़ होते हैं? इसके ऑप्शंस देखिए जल्दी से और इसका आंसर बताइए। तो ये आपके यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज ये आपको पता होना चाहिए। एमओवी जो होता है आपका,
इसकी अगर मैं बात करूं तो ये डेटा क्या करता है, मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। तो ऐड वाला जो होता है टू वैल्यूज़ को क्या करता है, ऐड करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CMP की, तो ये भी एक तरह का इसमें निमोनिक्स ही है, इसका पता नहीं कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये आप देख लेना, ये दो वैल्यूज़ को ऐड करता है, ये मूव करता है लोकेशन को। और आपको पता ही है जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, इसमें से आपका कंप्यूटर कोड कौन सा नहीं है। ये रही ऑप्शंस और इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर कोड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। तो ये प्रोसेसर का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, डेटा पाथ, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following device use positional notation to represent a decimal number? तो कौन सी डिवाइस यूज़ करती है पोजिशनल नोटेशन? जल्दी से ऑप्शंस देखिए और इसके आंसर बताइए। आज की क्लास में क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अबैकस इसका सही आंसर होगा, इसी वजह से मैंने बोला था ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC, इसमें कौन सा यूज होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम मशीन या फिर प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था EBCDIC, ये किसने इन्वेंट करा था, IBM ने, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपके IBM मेन फ्रेम इन्वायरमेंट में यूज़ होता था। तो बेसिकली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये आपके EBCDIC कोड्स जो है ये यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is known as interval between the instant a computer makes a request to transfer a data from a disk system to primary storage and the instant of operation is complete। यानी कि अगर जब आपका डेटा आपका कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी सिस्टम के डिस्क सिस्टम से प्राइमरी स्टोरेज पे, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उन दोनों का जो भी इंटरवल होता है उस इंटरवल को क्या बोलते हैं। पहले आपके पास डेटा आया, फिर वो प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ, उसको आप बोलते हो डेटा अराइवल टाइम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंटरवल होता है आपके पास, आपने डेटा के लिए रिक्वेस्ट की ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज में। और फिर वहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज के बाद फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेटा अराइवल टाइम। नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, तो मोजिला एंड फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइल्स ओपन करने के लिए आपके फाइल्स वगैरह फाइल एक्सप्लोरर में मैनेज होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड, कौन सी डिवाइस करती है ये कम्युनिकेशन कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के बीच में। तो वो होती है आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट से आप डेटा इनपुट डालते हो जो फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट की फॉर्म में आपको एज ए यूज़र को ये डेटा प्रोवाइड करता है टू द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इससे आप डायरेक्ट जो है डेटा एंटर कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो ये ऑप्शंस है, इसके जल्दी से आंसर बताना है आपने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो आप स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। Question number 12, which of the following is the device used for converting maps, pictures, drawings into digital form for storage in computers? तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है पिक्चर, ड्राइंग्स, डिजिटल, आपको डिजिटल फॉर्म में ये आपका कन्वर्ट करता है।
तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, डिजिटाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस दी सर्वर, इसमें से कौन जो है सर्वर को एक्सेस कर सकता है? आपको मैं बता दूं, अगर ये 50 क्वेश्चंस आपको डेली मैं प्रोवाइड करती हूँ ना, तो कम से कम ये सारा मटेरियल कलेक्ट करने के साथ आपका पीडीएफ प्लस वीडियो कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगते हैं। तो 3 आवर्स की मेहनत के बाद ये आपको वीडियो मिलती है। लेकिन अगर आपको फिर भी इस मेहनत की वैल्यू नहीं है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, कमेंट तो बहुत दूर की बात है, तो फिर मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं। बिकॉज आपको पता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स कोई भी नहीं देता है। आप खुद देख लेना आपको क्या ही कंटेंट देते हैं, वो रिपीटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, फिर भी आप उनके लिए 500,000 चार्जेस पे करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट एक सब्सक्राइब करना होता है, वो नहीं आपसे होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वेब सर्वर। इसका मैंने पता नहीं क्यों गलत कर लिया है, ये आप सही कर लेना। वेब क्लाइंट जो है, ठीक है, वेब क्लाइंट आपका एक्सेस कर सकता है क्या? वेब क्लाइंट आपका एक्सेस कर सकता है सर्वर को। ठीक है, तो ये जो वेब क्लाइंट होता है ये एक प्रोग्राम होता है जो कि आपका HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज़ करके कम्युनिकेट करता है वेब सर्वर के साथ। ठीक है, तो जो भी यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं वेब क्लाइंट के साथ वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और रिसीव करते हैं डेटा किससे, सर्वर से। ठीक है, तो सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या फिर डिवाइस होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को। ठीक है, और उसके यूजर्स को, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लाइंट को, जिसे आप क्या बोलते हो, यूजर्स को क्या बोलते हैं हम, क्लाइंट। तो यानी कि वेब क्लाइंट जो है आपके सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकता है, इट्स नॉट वेब सर्वर। ये आपको ध्यान रखना है, सर्वर आपको डेटा देता है और वेब क्लाइंट उसको एक्सेस करता है। क्लाइंट कौन होता है, जो कि यूजर होता है। तो ये मेरे से गलत क्वेश्चन हुआ था, इसको आप ऑप्शन नंबर इसका होगा फर्स्ट, मैं पीडीएफ में इसको एडिट कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश फीचर इन MS PowerPoint हेल्प्स द यूजर टू अप्लाई मोशंस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन अ स्लाइड। तो ये कौन सा फीचर होता है जिससे आप मोशंस अप्लाई कर सकते हो? तो उसे आप बोलते हो एनिमेशन स्कीम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक पे मैंने देखा था और ये किसी मॉक में आया था। वेब ब्राउजर सिल्क वॉज डेवलप्ड बाय, जो कि सिल्क है वेब ब्राउजर, ये किसने डेवलप करा है? फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर या ओरेकल। तो दिस वॉज डेवलप्ड बाय अमेजोन। 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन के हो चुके हैं और आपने बताने हैं आपने कितने क्वेश्चन सही करे थे, बिल्कुल सही सही बताना है। ठीक है, और फिर अब हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, जो कि मिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं JK SSB अड्डा 614 पे भी लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ डेली। आज की क्लास जो है कुछ रीजंस की वजह से अपलोड नहीं हो पाई है, वो शायद कल आएगी अब। तो उसमें मैंने एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी मैं 2000 MCQ सीरीज़ होगी वो आपके मिक्स्ड करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ की। तो वो आप डेली देखना, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस सीरीज कर रहे हो। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, उन्नति स्कीम जो है किसकी डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करी गई है? तो ये करी गई है आपकी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्नति स्कीम क्या होती है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम होती है, जो जिसे लॉन्च करा है आपके यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, किसके लिए लॉन्च करी गई है? जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल। ठीक है, बजट इसका एलोकेट करा गया है 10,037 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairperson of लोकपाल, लोकपाल के जो चेयरपर्सन है वो किसे अपॉइंट करा गया है? निरंजन कुमार, अजय मानिक राव खानविलकर, अमित कुमार या फिर नन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है,
और जो लोकपाल है ये क्या होती है, एक एंटी करप्शन बॉडी होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है ये एंटी करप्शन बॉडी। और ये आपकी अगर बात करें 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट आई थी लोकपाल के लिए, 2014 में फिर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 का, ठीक है, और ये फिर फोर्स में हुआ था 2014 में, ठीक है। और 2019 की बात करें तो ये कुछ अजीब सा हो गया, एक मिनट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे 2014 में आया था ये आपका एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का। फिर ये फोर्स में आया था 2019 में, और सबसे पहले लोकपाल के जो चेयरमैन थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। और लोकायुक्त जो है ये आपकी एंटी करप्शन बॉडी होती है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई भी करप्शन होता है तो उसकी बॉडी होती है आपकी लोकायुक्त, यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। और लोकपाल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर कोई करप्शन की चीज़ें होती हैं तो आप यहाँ पे इनके पास जा सकते हो, ठीक है। तो ये 2019 और 2014 ये आप याद रख लेना। अन्ना हजारे की मूवमेंट आई थी उसके बाद ये फर्दर ये आपके आई है, और ये नाम याद रख लेना आप। Recently, which state government has launched a new MSME policy 2024? तो नई पॉलिसी लाई है आपकी ये एमएसएमई की, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लाई है, तो ये आपकी लाई है तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीएम मित्र पार्क इन विच रीजन ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र की कौन से रीजन में ये पीएम मित्र पार्क लाए हैं? अभी हमने 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो देख लो आप 9:38 हो गए हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अमरावती में ये आपकी, मैं बता दूं, पीएम मित्र पार्क जो है ये आपका आया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2024? किसको दिया गया है? ये ऑप्शंस है और इसको देखिए जल्दी से, इसका सही आंसर बताइए। तो ये आपका दिया गया है माइकल ताला ग्रैंड को, ठीक है, इनको दिया गया है एबल प्राइज, जो है मैथमेटिक्स अवार्ड होता है, इसके विनर है ये, और ये दिया जाता है आपका नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ, एक बार इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024? तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का जो थीम है 2024 का वो क्या था? पढ़ लिए ऑप्शंस? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, ये था आपका इस बार का थीम। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है हर साल सेलिब्रेट होता है 21 ऑफ सितंबर को, ये हर साल सेलिब्रेट होता है एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट, जिंजी फोर्ट रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है जिंजी फोर्ट? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गोवा? तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। What is the name of new COVID variant that is spreading rapidly worldwide? जो कि दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये आपका इसका नाम बताना है आपने, क्या है? तो ये है आपका XEC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट? इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ये, कहाँ पे बनाया गया है ये? तो ये आपका बनाया गया है गुजरात में, ठीक है। ब्रिज का नेम है सुदर्शन सेतु। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनैगोरेट करा है द्वारका गुजरात में। ये आपका ओखा मेनलैंड और बेत द्वारका आइलैंड, क्या है? ओखा मेनलैंड एंड बेत द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ है 2.32 किलोमीटर्स। अंजी खड ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। क्या है ये? केबल स्टेड रेल ब्रिज, ठीक है। और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट है, अगर हम बात करें जो आपका सुदर्शन सेतु है ये आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट है। और इंडिया का पहला रेल ब्रिज है जो कि केबल स्टेड है वो है अंजीखड़। तो दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हु हैज़ स्वॉर्न एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? AS राजीव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार या आनंद कपूर? तो किसको बनाया गया है आपके विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया?
तो ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपके एएस राजीव को बनाया गया है विजिलेंस कमिश्नर। और अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, फिर से गलत कर दिया मैंने ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है विजिलेंस कमिश्नर्स जो है कौन कौन है आपके, फिर से मैं गलत ही बोल रही हूँ, मेरा आज दिमाग ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पे बात हो रही है आपके विजिलेंस कमिश्नर की, तो ये चीफ है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये हैं, ये आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। और दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक होते हैं सेंट्रल। तो दो जो है वो एक हो गया आपके अरविंद कुमार, एक है आपके एएस राजीव, सेंट्रल है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। थोड़ा मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, मैं हेल्थ ठीक नहीं है। विच यूनिवर्सिटी वॉन मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024? तो ये आपकी जीती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। होस्ट किया था आपका गुवाहाटी ने और एडिशन था ये 4th मेडल। टैली की बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल आपके 32 गोल्ड, 28 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकेंड रैंक पे रही थी। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो वो बने हैं आपके नवाफ सलाम, ठीक है। और ये आपके लेबनान से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये आपके यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसके टोटल 6 ऑर्गन होते हैं। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1945 में। हेडक्वार्टर्स है इसके द हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है। What is the rank of India in Logistics Performance Index 2023? तो इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट वन, 38 रैंक रही है, ठीक है। Which state became the first to implement a uniform civil code? तो पहली स्टेट जो जिसने इम्प्लीमेंट किया था वो थी आपकी उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले अगर कोई स्टेट थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस पे यूसीसी जो है ये इम्प्लीमेंट करा था तो वो थी आपकी गोवा, तो ये आप याद रख लीजिए। अंका समुद्रा बर्ड्स कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अंका समुद्रा बर्ड सेंचुरी कंजर्वेशन, तो ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? इट्स कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में लोकेटेड है। तो अब हम करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। टोटल 15 क्वेश्चन हम करेंगे इंग्लिश के भी। हर बर्थडे इज डैश 26 अप्रैल, तो उसका बर्थडे कब आता है? 26 अप्रैल को। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर हम बात करेंगे डेज की और अगर हम बात करेंगे डेट की, डे जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, डेट जो भी होती है, तो उसके लिए आपका लगता है ऑन। क्या लगता है? ऑन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। रिचा वेंट होम डैश लंच टाइम, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात होती है। अगर हम बात करें जैसे कि एट लंच टाइम, तो ये आपका एक एग्जैक्ट टाइम होता है, तो इसके लिए आपका क्या लगता है? एट। देयर आर नो प्राइसेस डैश दिस मेन्यू, तो इस पे कोई प्राइसेस नहीं है। विद, एट, इन या फिर ऑन, तो किसी सरफेस के ऊपर की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा ऑन। तो इन जो होता है वो किसी एनक्लोज्ड स्पेस के लिए लगता है, तो ये इन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। पीपल क्लाइम्ड डैश टू देयर रूफ, ऑप्शंस है ऑन, इन, एट या फिर ऑन टू। ऑन किसी सरफेस के ऊपर लगता है लेकिन लोग चढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मोशन की बात हो रही है और ये मोशन में जा रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो फिर उसमें लगता है आपका ऑन टू, ठीक है। लेकिन अगर मोशन में किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए लगता है आपका इन टू, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, शी डैश द डिनर बिफोर दे अराइव्ड, बिफोर दे अराइव यानी कि उसके पहले वो डिनर प्रिपेयर कर चुकी थी, ठीक है। तो शी हैड प्रिपेयर्ड द डिनर, यहाँ पे 3rd ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, यहाँ भी आप ये पूरी की पूरी लाइन देखिए और यहाँ पे आपने देखना है इसमें कौन सा एरर होगा, ठीक है। जल्दी से ये ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर बताइए। अगर आपने देख लिया होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका गलत
होगा, इसमें एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 ईयर्स की बात हो रही है, जो कि आपका एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, आपका फॉर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस लगा है, इसी वजह से आपका ए और पार्ट जो है ये गलत होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपने एरर देखना है और यहाँ पे बताना है मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग वैन आई वॉज यंग, इसमें क्या आएगा आपका एरर, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्या कर दिया, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका हैड यूज होना था, यहाँ पे हैव लगा है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन 38 क्वेश्चन है, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, नो एरर। तो बताइए इसमें से किस पार्ट में एरर है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे वन हर्ड है ना, यहाँ पे हैज़ हर्ड यहाँ पे यूज होना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एरर वाले क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो है ये बताना है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थरेज जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कॉन्कर करने के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसके वॉज या फिर वर यूज़ करेंगे ना। तो वॉज एंड वर आपका कहाँ पे आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ठीक है। ये तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे टू कॉन्कर कार्थरेज वॉज एक्सपेक्टेड, ये तो अजीब सा हो रहा है, कार्थरेज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर, तो यहाँ पे आएगा इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ठीक है, टू कॉन्कर कार्थरेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बाय द ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस में है। तो अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है, जब आप उसे कन्वर्ट करते हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वॉज वर होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपका वॉज में है, तो यानी कि आपने देखना है कि जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे द रोमन्स डिड नॉट बिल्ट रोम इन अ डे, तो ये आपका यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, दे दू नहीं आएगा, यहाँ पे रोमन्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे, आपके सी अल्फ़ाबेट्स हम कंटिन्यू कर रहे थे उस पे होंगे ये आपके इडियम्स, ठीक है। कैच द टाटा जो है इसकी आपने इडियम बतानी है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू डील विद द पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, हियर आर द ऑप्शंस, इसके आंसर बताइए। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, यानी कि जैसे कि आप हो, आपके पेरेंट्स के ऊपर आपकी शक्ल होती है ना, तो आपको कोई बोल सकता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। आपका जो कैरेक्टर हो सकता है मान लो वो भी आपके फादर के जैसा होगा, तो आप बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। कुक द बुक्स का क्या मतलब होता है कि आप कोई गलत चीज़ें उसमें ऐड करते हो। टू फाल्सीफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आप उसमें कोई धोखाधड़ी कर रहे हो, यानी कि आप बुक्स को कुक कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, डिसऑनेस्ट, एरोगेंट या फिर सेल्फिश पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कैंडल एट बोथ एंड्स, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ काम करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, उसे आप बोलते हो कैंडल एट बोथ हैंड्स, दोनों तरफ से आप जो है ख़त्म हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, जैसे कि आज मैं फील कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैं कल रेस्ट करूँगी आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका आपने सही आंसर बताना है। What term is used for legal expenses that one party may be ordered to pay to the other party? तो ये लीगल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी को देने होते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं। तो ये आपकी होती है कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट उसको उनको पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या बोथ ए एंड सी।
तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि हर एक हाई कोर्ट जितने भी हैं इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज सबकी इंग्लिश है, तो जेएनके की भी इंग्लिश है। जितने भी लीगल और जुडिशियल प्रोसेसेस है उसमें ये आपकी जो होगी ऑफिशियल ही रहेगी इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रिटन नोटिस इशूड बाय अ कोर्ट टू कंपेल अ पर्सन टू अटेंड एज अ विटनेस। तो ये एक रिटन नोटिस कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, किसी पर्सन को ये बोला जाता है कि आप एज अ विटनेस यहाँ पे आप पेश होइए। तो ये कौन सी टर्म होती है, तो दिस इज़ नोन एज सब पोइना। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आज की क्लास में आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे, ये 48 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। और एंड में स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप जो भी बच्चे लाइव में हैं और बाद में वीडियोस देखते हो, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस शेयर करो ताकि हमारे चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ मिले और मैं आपकी फिर और ज़्यादा हेल्प करूँ पेपर में। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में लेके आती हूँ। ठीक है, which legal document initiates a civil case and sets out the plaintiff's claim against the defendant। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है आप जिसमें आप कोई सिविल केस इनिशिएट करते हो। ठीक है, और डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो कि प्लांटिफ का क्लेम होता है उसे आप क्या बोलते हो, किस पे ये आप करते हो सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट। तो ये होता है आपका क्लेम फॉर्म जो होता है, इसमें ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच लीगल टर्म रेफर्स टू क्वेश्चनिंग अ विटनेस प्रेजेंटेड बाय द अपोजिंग पार्टी इन कोर्ट। तो ये आप जब क्वेश्चनिंग होती है उस टाइम की बात होती है, ये आप अपोजिंग पार्टी के द्वारा ये होती है। तो ये होती है आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो अभी जो है ये क्लास हो जाती है ख़त्म। आपको क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।